गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दीपक कुमार गुरुकुल पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक बात से आज का टॉपिक शुरू करना चाहता हूं कि आंखें किसी व्यक्ति को सोता हुआ देखकर भी जो आंखें रात भर जाग के पढ़ती हैं वही इतिहास रचती हैं। तो आपको भी इतिहास रचना है, अपने लक्ष्य को पाना है और आपके साथ हमेशा गुरुकुल पॉइंट की पूरी टीम आपके साथ है। आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का भाग 2। और अगर आप भाग 1 नहीं देखे हैं दोस्तों, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भाग 1 का लिंक दे रहा हूं। पहले आप उसको देखिए, फिर इसको देखिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं हिंदी साहित्य का पूरा पार्ट पढ़ाऊंगा, तो आप कहीं से भी कोई पार्ट में गड़बड़ी ना हो, इस नाते आप पहले भाग 1 देख लें। अगर नए देखने वाले हैं, अगर पुराने हैं तब कोई बात नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों, तो आज हम शुरू करेंगे भाग 2। कल हम लोग भाषा के विषय में पढ़े थे, भाषा कैसे क्या होती है, भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भाषा के भेद क्या क्या होते हैं, भाषा कैसी होती है, उन सब के बारे में पूरा व्यवस्थित पढ़ा था। आज मैं फिर लेके आया हूं कि हिंदी भाषा का जो विकास है वो किस तरीके से, आज जो हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं उसका विकास का ऐतिहासिक इतिहास क्या रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप जानते होंगे, मैंने बताया था कि हमारे यहाँ जब तक हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब तक ये माना जाता था कि हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वैदिक काल है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा एक 5000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ, तब से ये माना जाने लगा कि वैदिक काल से भी कई हजार साल पहले एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो उस हड़प्पा सभ्यता की भी भाषा थी जिसको कहा जाता था ब्राह्मी लिपि। और वो ब्राह्मी लिपि चित्रात्मक थी जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। फिर आगे जो है, यहाँ ये सभ्यता विनाश होने के पश्चात जो है आर्य लोगों का आगमन होता है और उन आर्य लोगों ने इस देश का नाम आर्यावत रखा और यहाँ पे भाषा को जन्म दिया जिसका नाम है संस्कृत। और वही संस्कृत हमारे भारत के जितनी भी भाषाएं लगभग हैं उतनी भाषाओं की आद्य जननी मानी जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि आर्य लोगों का निवास स्थान से लेके और हिंदी के विकास तक का पूरा क्रम आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, आर्यों के निवास स्थान के बारे में बेताज बादशाह के नाम से, बाल गंगाधर तिलक जी को बेताज बादशाह का उपनाम है इनका। इनके अनुसार आर्यों का निवास स्थान जो था उत्तरी ध्रुव था। क्या था मेरे बाबू? उत्तरी ध्रुव। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य लोगों का निवास स्थान कहाँ था? उत्तरी ध्रुव था। और महान इतिहासकार मैक्स मूलर के द्वारा आर्य लोगों का निवास स्थान मध्य एशिया था। क्या था? मध्य एशिया था, ठीक है। और ये जो इतिहासकार थे मध्य एशिया के, इन्हीं के द्वारा जब प्रमाण दिया गया तो सारे इतिहासकार और सारे दार्शनिक लोगों का यह मत हुआ कि सर्वमत हुआ कि एशिया ही वह क्षेत्र था जहां से आर्य लोगों का विश्व के विभिन्न देशों में जाने का और वहां पे भाषा की उत्पत्ति करने का ये हुआ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि आर्य लोगों का निवास स्थान कहाँ था? एशिया था। अब देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा का विकास आर्यों के द्वारा ही हुआ है। कैसे हुआ है? देखिए, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना दिया है। ये एक व्यक्ति हैं जिनको हम कह सकते हैं आर्य। क्या कह सकते हैं? आर्य। और आर्य कहाँ पहले रहते थे? एशिया में। एशिया में कहाँ पे? मध्य में, ठीक है। तो वहां से यह लोग पूर्वी देशों में और पश्चिमी देशों में निकलना शुरू किए, चारागाह खोजते हुए, अन्य सारे चीजों को खोजते हुए। आप सुने होंगे कि एशिया महाद्वीप से ही, एशिया के मध्य एशिया से ही जो है बहुत सारे लोगों ने विभिन्न देशों की खोज किया था। तो एक निकले पूरब में और एक निकले पश्चिम में। पूरब पश्चिम पता है ना, ये पृथ्वी को ऐसे बांटा गया है, इधर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो यहां से एक पश्चिमी देशों में निकले और एक पूर्वी देशों में निकले, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे कि दो तरफ निकले।
तो जब पश्चिम में गए तो वहां पे इन्होंने 3 भाषाओं को जन्म दिया। एक ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजी भाषा को क्या किया, जन्म दिया। ठीक है, अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, उधर पश्चिम देशों के जितने भी पाश्चात्य देशों में गए, पश्चिम देशों में इन्होंने इन भाषा को क्या किया, जन्म दिया। जब पूरब देशों में आए तो ये 2 तरफ गए, 1 और नंबर 2। एक तरफ गए फारस में गए तो ईरान में जाके मीडी भाषा वहां बोली जाती थी और उस मीडी भाषा से इन्होंने फारसी भाषा को जन्म दिया। ठीक है, याद रखिएगा कि जब फारस में ये गए तो वहां ईरान में जाकर इन्होंने मीडी भाषा उस समय बोली जाती थी प्राचीन समय में, उससे इन्होंने एक भाषा को जन्म दिया जिसको फारसी बोलते हैं। और जब एक समय आए भारत में तो भारत में इन्होंने उस समय जब आए तो उस समय ब्राह्मी लिपि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य भाषा थी और मात्र एक भाषा थी। तो इन्होंने एक भाषा को जन्म दिया जिसको संस्कृत के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी, मुझे अनुमान है कि आपको आ गई होगी। अब दूसरा चीज देखिए कि जब यह संस्कृत भाषा को जन्म दिए तो इनका इतिहास क्या रहा है। अब यहां ध्यान से आप बाबू देखेंगे, नंबर 1 मैंने आपको बताया कि पहली जो भारत की सबसे प्राचीन भाषा थी ब्राह्मी भाषा अथवा लिपि बोला जाता था, यानी ब्राह्मी लिपि था। ठीक है, ये किस सभ्यता से संबंधित था मेरे बाबू, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था। इतनी बात आप याद रखेंगे कि यह जो लिपि थी वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थी। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा कि यह जो ब्राह्मी लिपि थी वो चित्रात्मक थी। चित्रात्मक मतलब ऐसे ऐसे चित्र बनाए रहते थे और उन चित्रों के माध्यम से जो है लोग पढ़ते थे। ठीक है, समझते थे। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, ये जो सबसे प्राचीन हमारी ब्राह्मी लिपि है ये आज तक पढ़ी नहीं गई है, इस बात को भी याद रखेंगे। फिर दूसरी इस ब्राह्मी लिपि यानी हड़प्पा सभ्यता का जब क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है और आर्य लोगों का यहाँ पे क्या होता है, आगमन होता है, तो एक भाषा को जन्म देते हैं जिस भाषा को हम कहते हैं संस्कृत। क्या, संस्कृत। और यह संस्कृत किस काल की है भाषा, वैदिक काल की है। किस काल की है, वैदिक काल की है। इसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। क्या है, देवनागरी है। मेरी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसी संस्कृत से मिलता जुलता, इसी से निकलता एक भाषा निकला जिसको प्राकृत भाषा कहते हैं। प्राकृत भाषा कहते हैं। यह भाषा जो है जैन धर्म से संबंधित है। मेरी बात समझ रहे हैं, जैन धर्म से संबंधित है। यानी त्रिरत्न जो लिखा गया था, जैन धर्म के जो साहित्य लिखे गए थे, जो उपदेश दिए गए थे, सम्यक दृष्टि त्रिरत्न जो है, इनके 3 जो लिखे गए थे, साहित्य लिखे गए थे, वो इनसे संबंधित है। किस समय, प्राकृत भाषा। फिर आगे यही प्राकृत आगे चल के पाली भाषा में परिवर्तित हो जाता है। यह जो था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है, और यह जो था त्रिपिटक, इसमें भी 3 साहित्य लिखे गए थे। ठीक है, वो साहित्य थे आपके विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक। ठीक है, तो जो साहित्य लिखे गए थे, अब यहाँ पे सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प ऐसे करके था, तो यहाँ पे त्रिपिटक जो था, जितने साहित्य लिखे गए थे यानी बौद्ध धर्म से, वो पाली भाषा में था। ठीक है दोस्तों, फिर पाली भाषा के बाद आते हैं तो अगला 5वां जो हो जाता है अपभ्रंश हो जाता है। क्या हो जाता है, अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब समझते हैं। अब पाली से भारत की विभिन्न भाषाओं की उत्पत्ति हो गया, जैसे गुजराती भाषा हो गया,
ठीक है। अन्य बहुत सारी भाषाओं को यहाँ पे जन्म होता है और उसी में क्या होता है कि आगे चल के 6वें नंबर पे अपभ्रंश में बहुत सारी भाषाएं हैं, वहां से एक भाषा निकल के आती है हिंदी, ठीक है। और यह हिंदी भाषा भी, इसकी लिपि क्या है मेरे बाबू, इसका लिपि है देवनागरी। क्या है? देवनागरी लिपि है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक चीज और यहां जानेंगे कि ये जो हिंदी है, हिंदी के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हमारे देश का क्या बना दिया गया? राष्ट्रभाषा बना दिया गया। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं, भाग 1 नहीं देखे हैं, तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैं लिंक वहां पे भेज दे रहा हूं, वो पहले आप जरूर देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज वहां पे मैंने बताया है, तो उसको देखना ना भूलें। पहले उसको देखें फिर इस वीडियो को देखें। तो आगे चलते हैं। इस राष्ट्रभाषा को हम देखेंगे कि विश्व में इसका स्थान क्या है। तो देखिए, विश्व में जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, एक है चीनी। चीनी एक भाषा है और वह चीनी जो है, चीनी को हम मंदारिन भाषा भी बोलते हैं, ठीक है। हम मिलियन में देखते हैं कितने मिलियन लोग बोलते हैं। 1197 मिलियन लोग यह भाषा बोलते हैं। और ये भाषा इसलिए मेरे दोस्तों बोलते हैं कि आप जानते हो कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चाइनीज है। तो चाइनीज में जब विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या चीन में है, तो वहां पे रहने वाले लोगों को चाइनीज बोलते हैं और उन लोगों को मंदारिन भाषा में पढ़ाई होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं सब अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कराते हैं, सिर्फ भारत को छोड़ के। और वो दुनिया के सबसे विकसित देश हैं। फ्रांस फ्रेंच में, चीन चाइनीज में, जर्मनी जर्मन में, फ्रांस फ्रेंच में, ठीक है, जापान जैपनीज में। और वहां दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे पैदा होते हैं। हमारे यहाँ खिचड़ी हो गया है, ना अंग्रेज बन पाए ना प्योर हिंदुस्तानी बन पाए, ठीक है। तो हमें ये अनुसंधानकर्ता भी बताते हैं कि हमारा जो शिक्षा होना चाहिए वो हमारी मातृभाषा में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, चल रहा है सिस्टम। तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन है। चलिए दूसरा मैं आपको बताता हूं, स्पेनिश जो भाषा है वह मेरे दोस्तों बोला जाता है 399 मिलियन लोग बोलते हैं। और बड़े गर्व की बात है कि 4थे नंबर पर अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी बोली जाती है 335 मिलियन, तीसरे स्थान पे है। और चौथे स्थान पे बड़े गर्व की बात है कि हमारी हिंदी भाषा 260 मिलियन बोली जाती है। और अरबी जो भाषा है, अरबी भाषा इसका है 242 मिलियन लोग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा था कि इस विश्व में हमारा जो हिंदी का वर्चस्व है वो 4थे नंबर पे है। लेकिन अगर हमारे देश में हिंदी को बहुत ज्यादा लाइक किया जाता, हिंदी को राष्ट्रभाषा जरूर बनाया गया है, लेकिन आज भी हर लोग चाहते हैं मेरा बच्चा सिर्फ अंग्रेजी में पढ़े, सिर्फ अंग्रेजी में पढ़े। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी देश की भाषा को लाइक करते हैं, उसके भाषा में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमारे देश का सभ्यता, कल्चर, संस्कृति का ह्रास होता है। और जो भाषा हमारे देश में पढ़ाई जाती है, वहां की सभ्यता, संस्कृति, कल्चर का विकास होता है। और आए दिन आप देख रहे हैं कि हमारा खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, बोल चाल, संस्कृति सब चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो ये 260 मिलियन लगभग जो बोली जाती है वो विश्व में 4था स्थान हमें प्राप्त कराती है। और आगे दोस्तों हम देखेंगे कि आगे हमारा जो है, आगे हम देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे जो हिंदी भाषा है, यहाँ पे कुछ हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानपीठ, सबसे सम्मानित जो है पुरस्कार माना जाता है हिंदी का, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, ठीक है। नंबर 1 पे सबसे पहले पूछा जाएगा प्रश्न कि सर्वप्रथम ज्ञानपीठ से पुरस्कृत कौन है, ठीक है। तो नंबर 1 पे है सुमित्रानंद
सुमित्रानंद पंत, ठीक है। और कब इनको मिला था मेरे बाबू? मिला था इनको 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में चिदम्बरा के लिए। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह बहुत बार बार पूछा जाता है कि चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? 1968। किसके लिए सुमित्रानंद पंत को पुरस्कार दिया गया था ज्ञानपीठ का? चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? सुमित्रानंद पंत के लिए। तो यहां से 3 प्रश्न तैयार हुआ, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला, रामधारी सिंह दिनकर 1972 ईस्वी को। कब? 1972 ईस्वी को। किसके लिए? उर्वशी के लिए। बहुत फेमस इनकी रचना रही है, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऐसे यहां से भी 3 प्रश्न बनेंगे। पूछेगा रामधारी सिंह दिनकर को किस साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए मिला था। फिर पूछ दे रामधारी सिंह दिनकर जी का उर्वशी के लिए दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में प्राप्त हुआ था? 1972 ईस्वी में। ऐसे पूछ दे कि 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर जी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो मिस नहीं करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं। फिर 1978 ईस्वी में एक कवि, एक हिंदी साहित्य के कवि थे वात्स्यायन, जिनको उपनाम किया जाता है अज्ञेय। क्या किया जाता है? उपनाम इनका है अज्ञेय, ठीक है। इनको पुरस्कार दिया गया था किसके लिए? कितनी नावों पर कितनी बार, ठीक है। कितनी नावों पे कितनी बार। तो यहां भी 3 प्रश्न वैसे ही बनेगा। 1978 में वात्स्यायन अज्ञेय जी को किसके लिए पुरस्कार दिया गया था ज्ञानपीठ? कितनी नावों पे कितनी बार। ऐसे पूछ दे कितनी नावों पर कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया गया था? वात्स्यायन को। कब दिया गया था? 1978 ईस्वी को। चौथा एक जानते होंगे महादेवी वर्मा को, 1982 ईस्वी को महादेवी वर्मा, ठीक है। महादेवी वर्मा को किसके लिए दिया गया था? यामा के लिए। किसके लिए? यामा के लिए। ये तो एकदम याद कर लीजिए, दिमाग में पोटली बना के रख लीजिए। ये बार बार पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा को, आधुनिक मीरा कहा जाता है इनको, पता है ना महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा को किस ग्रंथ के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? यामा के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? 1982 ईस्वी में दिया गया था। किनको दिया गया था? महादेवी वर्मा को। अगर प्रश्न यहां भी 3 बनेगा, पूछ दे महादेवी वर्मा को किस सन में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? 1982 ईस्वी में। महादेवी वर्मा की किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? यामा के लिए। और अगर पूछ दे कि यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन हैं, तो महादेवी वर्मा हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको पता चल गया। फिर आगे मैं आपको कुछ दे रहा हूं लिख के, वो आप याद कर लीजिए कि हिंदी के प्रथम कवि सरहपा, याद कर लीजिए। जितना मैं लिख रहा हूं उसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि, अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। महाकवि कौन है? स्वयंभू, ठीक है। फिर अगला एक मैं चीज आपको दे रहा हूं, हिंदी का प्रथम उपन्यास। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है बाबू? उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। यहां से प्रश्न बहुत बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, उपन्यास हो गया। हिंदी के प्रथम गीतकार, हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति। कौन? विद्यापति। मैंने आपको बताया था ना, आमिर चंद विद्या नाले में जा गिरी,
तो विद्यापति का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हिंदी की आदि कवित्री, हिंदी की आदि कवित्री कौन है? मीराबाई है मेरे बाबू, याद कर लीजिएगा। हिंदी की आदि कवित्री के नाम से किन्हें कहा जाता है? मीराबाई जी को कहा जाता है। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, यहां लिख दे रहे हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। प्रथम महाकाव्य क्या था हिंदी भाषा का? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी का प्रथम पत्र, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उत्तंड मार्तंड। ठीक है, उत्तंड मार्तंड जो था वो हिंदी का प्रथम पत्रकार था, पत्र था। ज्ञानपीठ से सम्मानित हिंदी साहित्यकार, ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार किनको मारेंगे? सुमित्रानंद पंत को मारेंगे। एक चीज और जान लीजिए कि कुछ ऐसे चीजें देता है कि कहां किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। मैं इरेज करके लिख के आपको दे रहा हूं। यहां से भी प्रश्न कभी कभी, मैं चाहता हूं कि आपका कोई भी प्रश्न कहीं से भी छूटे ना, इसलिए यहां देखिए कभी कभी राज्यों से पूछ देता है किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, देखिए तेलुगु जो भाषा है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। ठीक है, और बंगाली जो भाषा है कहाँ बोली जाती है? पश्चिम बंगाल में। मराठी जो है महाराष्ट्र में, पंजाबी पंजाब में, और गुजराती गुजरात में। यहां से दो चीजों के बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी जो है कहां कहां किस राज्य में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी कुल मिला के 5 राज्य में मुख्य रूप से हिंदी जो भाषा बोली जाती है। और अंग्रेजी जो है नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, यानी 4 राज्य में। यहां से भी कभी कभी प्रश्न हिंदी साहित्य के अंतर्गत पूछ देता है कि निम्न 4 में से किस राज्य में हिंदी मुख्य भाषा के रूप में बोली जाती है। तो ऑप्शन 3 इसमें का दे देगा, एक इसमें से कोई दे दे। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और अंग्रेजी का पूछे तो नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, यानी पूर्वी जो हमारे राज्य हैं वहां पे अंग्रेजी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। नागालैंड हो गया, मेघालय, आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, और ये जो 5 राज्य हैं यहाँ पे मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है। मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा ये चीज दूसरे भाग में बता दिया। तीसरा जो भाग शुरू होगा, आप जानते होंगे कि अब तक मैं इसका सिर्फ बेस बना रहा था। अब हिंदी साहित्य को पूरा सन वाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ठीक है, इन 4 भागों में मैं 4 भाग और आपको मिलेगा, और 5वें भाग में पूरा टेस्ट लेंगे हिंदी साहित्य का। और मेरी गारंटी है कि सिर्फ आप तैयारी करिए, परीक्षा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़िए, देखिए, किताबों को छानिए, गुरुकुल पॉइंट चैनल को पढ़िए, यहाँ के बनाए वीडियो को देखिए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका हिंदी में कहीं से भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।